हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर 13 से लिया गया है। न्यूट्रिशन चैप्टर है ये हमारा। तो मिल्क हाइजीन के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले इन्होंने दिया है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्सेज हमारे कौन कौन से स्रोत रहते हैं। तो मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट व्हीकल और मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एजेंट। तो बीमारी के जितने भी एजेंट होते हैं, तो हमारा जो दूध होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्हीकल होता है, यानी कि ट्रांसमिशन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है हमारा। किस ट्रांसमिशन का? बीमारी के ट्रांसमिशन का, बीमारी को पहुंचाने के लिए, बीमारी को बढ़ाने के लिए और बीमारी को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। तो इसमें हमारा ट्यूबरकुली बासिल्स या फिर हमारा टाइफाइड बासिल्स जो होता है, ट्यूबरकुली में आदत जैसे कि तपेदिक के जीवाणु होते हैं, या फिर हमारे टाइफाइड के जो हमारे जीवाणु होते हैं, बासिल्स होते हैं जीवाणु, ठीक है। तो उनकी वजह से वो क्या होते हैं, हमारे जितने भी हमारे रोगजनक होते हैं, यानी कि बीमारी को फैलाने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा इन सभी को फैलाने का माध्यम कौन बनता है? हमारा मिल्क बनता है। तो जो हमारा कॉन्टामिनेशन ऑफ मिल्क में अराइज फ्रॉम 3 सोर्सेज। तो भाई जो ये दूषित होना होता है हमारे दूध का, तो ये 3 सोर्सेज की वजह से हमारा जो है बढ़ता है और फैलता है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया गया है डेयरी एनिमल। तो डेयरी एनिमल हमारे कौन से होते हैं? तो दूध देने वाले हमारे पशु होते हैं। तो ये हमारा क्या करते हैं? ट्यूबरकुल बेसिलस यानी कि तपेदिक जो हमारे जीवाणु होते हैं, वो हमारे उसकी वजह से होते हैं। ह्यूमन सैंडलर जो होते हैं, उसकी वजह से हमारा क्या होता है? टाइफाइड बासिलस, ठीक है। तो जो इंसानों के द्वारा हमारा जो फैलता है, उसमें हमारा जो टाइफाइड जीवाणु होते हैं वो हमारे होते हैं। और इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा कॉन्टामिनेटेड जो हमारी वेसल्स है, पॉल्यूटेड वाटर है, डस्ट है और हमारी फ्लाइज है, यानी कि हमारे जो गंदे बर्तन है, दूषित पानी है, ठीक है, और जो कि हमारी धूल है, मिट्टी है, मक्खियां वगैरह, ये सारी की सारी हमारी इसका रीजन बनती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मिल्क बॉर्न डिजीज। तो मिल्क बॉर्न यानी कि दूध से होने वाली बीमारी। तो इसमें जो ज्वाइंट हमारा बताया गया एफएओ या डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट कमेटी 1917 ऑफ मिल्क हाइजीन क्लासिफाइड मिल्क बॉर्न डिजीज एज अंडर। तो भाई इसमें जो हमारी कमेटीज है, जो एक्सपर्ट कमेटी है, डब्ल्यूएचओ वाली लगा लो या फिर हमारी जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो लगा लो, ये दोनों के दोनों जो एक्सपर्ट कमेटी है 1970 में इन्होंने जो मिल्क हाइजीन को क्लासिफाई किया था, यानी कि मिल्क बॉर्न डिजीज यानी कि दूध से होने वाली जो बीमारियां होती है, दूध का जो हमारा स्वास्थ्य होता है, उस सभी को क्या किया था? क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत किया था। तो देखते हैं आगे कैसे वर्गीकृत किया था, किन किन चीजों के बारे में ध्यान दिया था। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया है, हमारे कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं। तो ये हमारी ये डिजीज है जो कि हमारी दूध की वजह से फैलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे डिजीज से पहले दिया गया है इन्फेक्शन ऑफ एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मैन। तो ये हमारा जो इन्फेक्शन होता है, ये पशुओं में जो जिस प्रकार का अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर ये जो बीमारी है ये पशुओं का दूध पीने की वजह से इंसानों के अंदर चली जाती है। तो वो किस रोग को, हमारा जो रीजन है वो क्या बना? दूध बना, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है पशुओं में होता है और उसके जरिए फिर मनुष्यों में ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी इंपोर्टेंस, प्राइमरी इंपोर्टेंस जो हमारी दी गई है, उसमें हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, ब्रुलोसिस है हमारा, और जिसमें ब्रुसिलोसिस के अलावा हमारा सेप्टोकोकल्स इंफेक्शन हमारा इसके अंदर आ जाता है। सेप्टिफिलोकोकल्स जो हमारा एंट्रोटॉक्सिन्स हमारे इसके अंदर आ जाता है, पॉइजनिंग, ठीक है, जो जहरीलापन हो जाता है। और हमारा सैल्मोनेलोसिस इसके अंदर आ जाता है, क्यू फीवर इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो हमारे जितने भी ये बीमारियां, ये हमारे पशुओं के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो इंसानों के अंदर बीमारी के रूप में हमारा आ सकता है। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है लेजर इंपोर्टेंस। लेजर इंपोर्टेंस में यानी कि कम महत्व, बहुत ही जो कम मात्रा में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे। सबसे पहले काउ पॉक्स, ठीक है। तो काउ पॉक्स में यानी कि गाय के अंदर होने वाला जो चेचक होता है, ठीक है। और फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह और फुट के अंदर यानी कि जो खुर होते हैं उन्हें होने वाली बीमारियां, ठीक है। एंट्राक्स जैसे कि बिसरिया रोग जो हमारा पशुओं के अंदर होता है, लेप्टोस्पिरोसिस की जो प्रॉब्लम होती है पशुओं के अंदर, और हमारा जो एनकेफेलाइटिस, जो बोर्न एनकेफेलाइटिस प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो बीमारियां होती है, ये इनका महत्व जो है वो हमारा कम पाया जाता है, लेकिन ये हमारी होती कैसे है? ये हमारी पशुओं में इन्फेक्शन होता है और उसके जरिए मनुष्य के अंदर ये हमारा आ जाता है। इन्फेक्शन प्राइमरी टू मैन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। तो भाई मनुष्य में जो होने वाले जो पहला जो इन्फेक्शन होता है वो दूध के माध्यम से फैल सकते हैं। तो इसमें जो इन्फेक्शन होता है, पहले सबसे पहली जो हमारी चीज बताइए कि इंसान में जो भी हमारा जो पहला संक्रमण है वो दूध के माध्यम से हो सकता है, और जिसमें टाइफाइड और हमारा पैराथायरॉइड फीवर। तो टाइफाइड और हमारा पैराथायरॉइड जो हमारा फीवर होता है, टाइफाइड और पैराथायरॉइड बुखार जो होता है, ठीक है, यानी कि पैरा टाइफाइड हो जाएगा, मीन की टाइफाइड की जो हमारी प्रॉब्लम होती है, और उसके जो दूसरी तरफ हमारा जो पैरा टाइफाइड जो फीवर हो जाता है वो इसके अंदर हो सकता है। और जिसमें हम ना हमारा जिसके अंदर हमारी आ जाती है सिग्लोसिस भी हमारी प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाती है, कैलोरा यानी कि हैजा वगैरह जो हो जाती है, कोलाई की समस्या इसके अंदर हो जाती है। और वही इसमें एंट्रोपैथोजेनिक हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है, एंट्रोपैथोजेनिक में ईईसी जो हमने पहले भी कवर की है। तो इसमें एंट्रोपैथोजेनिक जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है, एस्टेरिचिया जिसको बोला जाता है, जो हमारी कोलाई बोली जाती है, तो ये सारी की सारी हमारी दूध से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। और ये बीमारियां दूध से कब होती हैं? जब हमारे दूध देने वाला जो पशु होता है अगर उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो ये हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाएगा
नेक्स्ट हमारी टेबल दी गई, इसमें रेकमेंडेड न्यूट्रिशन अलाउंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो भाई ये हमारी सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है हमारे जितने भी, तो इसमें हमारी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी कि हमारे जो माताएं जो दूध पिलाने वाली होती है या फिर जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें किन किन न्यूट्रिशन की रिकमेंडेशन होती है। तो भाई बहुत बार हम ये कर चुके हैं, बार बार वही हमारी इसके अंदर आ रही है। कैलोरी जो है वो इंडियन रेफरेंस के हिसाब से, प्रेगनेंसी के हिसाब से, लैक्टेशन के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि कैलोरी की मात्रा है ये हमारी दे रखी है, प्रोटीन की मात्रा ये दे रखी है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा जो है वो इंडिया के हिसाब से हमारी रेफरेंस क्या है, ठीक है। और एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कितनी देनी चाहिए, और जो माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको कितना देना चाहिए। सेकंड हाफ जो हमारा दे रखा है, प्रोटीन है, फैट है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, और जो हमारा निकोटिन एसिड आ जाते हैं, एप्रोबिक एसिड आ जाते हैं, सारे के सारे विटामिन बी ग्रुप के हमारे होते हैं। और इसमें एप्रोबिक एसिड के साथ फोलिक एसिड जो हमारे आ जाते हैं, जो आयरन का होता है, और ये विटामिन B12। तो ये हमारी सारी की सारी संतुलित मात्राएं दे रखी है हमारी, कि प्रेग्नेंट लेडीज को कितना लेना चाहिए, दूध पिलाने वाली महिला को कितना लेना चाहिए। और इंडियन वुमेन जो हमारी होती है, जो हल्का फुल्का काम करती है, जैसे कि हमारे सेडेंटरी जो हमारा वर्क करती है, हल्का फुल्का काम करने वाली जो महिलाएं होती है, उनको इस डाइट का कितना हिस्सा लेना चाहिए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भाई मतलब कि ज्यादा ये वो आ जाती है सेडेंटरी के अंदर, जो ज्यादा जो है घूमती फिरती नहीं है, आराम से बैठ कर काम करने वाली जो महिला होती है उनके लिए है ये डाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नॉन डायरियल डिजीज। तो नॉन डायरियल डिजीज के अंदर हमारा आ जाता है कि भाई दस्त को छोड़कर बाकी जो और जो बीमारियां होती है उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो नॉन डायरियल के अलावा हमारा इसके अंदर आ जाता है सेप्टोकोकल इन्फेक्शन आ जाएगा, सारा का सारा बैक्टीरिया से होने वाला जो हमारा होता है। दूसरा हमारा स्टेफिलोकोकल आ जाता है, जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सी में इसमें डिप्थीरिया आ जाता है, ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, इंट्रोवायरस हमारा इसके अंदर आ जाता है, और वायरल हेपेटाइटिस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे दस्त यानी कि जो डायरिया प्रॉब्लम होती है, दस्त की जो प्रॉब्लम होती है, उसको छोड़कर उसके अलावा हमारी होने वाली ये हमारी सारी की सारी बीमारियां होती हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है क्लीन एंड सेफ मिल्क। तो भाई जो क्लीन एंड सेफ मिल्क है यानी कि स्वच्छ और सुरक्षित दूध हमारा कौन सा होता है उसके बारे में बताया गया। द सेफ्टी एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क आर रिलेटेड टू इट माइक्रोबल कंटेंट। तो इन्होंने बताया कि दूध जो हमारा होता है, दूध की जो सुरक्षा और जितने भी हमारे गुण दूध के अंदर होते हैं ना, तो सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा होती है यानी कि माइक्रोबल्स कंटेंट जो होता है ना, उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उससे रिलेटेड होती है। द फर्स्ट एसेंशियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एंड सेफ मिल्क देयरफॉर हेल्दी एंड क्लीन एनिमल। तो अभी सबसे पहले अगर हमें स्वच्छ और बिल्कुल सुरक्षित दूध का उत्पादन करना है, तो सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अपना जो पशु है उसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, ठीक है। तो पशु को हेल्दी रखना और पशु को साफ सुथरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिल्क फ्रॉम ए हेल्दी अंडर कंटेन ओनली ए फ्यू ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर द रिलेटिवली ऑफ अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हमारा जैसे कि इसमें सेकेंडली जो दिया गया है, इसमें दिया गया प्रीमियंस वेयर द एनिमल्स हाउस एंड द मिल्क शुड बी सैनिटरी। तो वही इसमें हमारा बताया गया है कि जो अगर स्वच्छ दूध पाना है तो आपने पशु को तो स्वच्छ रखना ही रखना है। तो जो स्वच्छ जैसे कि थन से प्राप्त जो दूध होता है यानी कि पशु के द्वारा जो हमें दूध मिलता है, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें से कम जो कि कम महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जिनकी जरूरत जो है अपेक्षाकृत हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ही कम होती है। और दूसरी बात ये है कि प्रीमियंस वेयर द एनिमल्स हाउस एंड मिल्क शुड बी सैनिटरी। और जो हमारा पशु जो हम रखते हैं, तो उसका जो दूध जो निकालते हैं वो उसका जो स्थान होता है जहाँ पर उसको रखते हैं दूध निकालते हैं, तो वो स्थान जो बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। द मिल्क वेसल्स मस्ट बी द स्टरलाइज एंड द कीप्ड कवर्ड। तो भाई इसमें पशु को भी साफ सुथरा रखना है, जिस जगह पे आपने पशु को बांध रखा वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए, और दूध का जो बर्तन है वो भी बिल्कुल स्टरलाइज होना चाहिए और ढका हुआ होना चाहिए। स्टरलाइज हो यानी कि वो बिल्कुल धुला हुआ और साफ होना चाहिए बिल्कुल, जिसमें आपने दूध निकाला है, और वो ढका हुआ होना चाहिए। वाटर सप्लाई मस्ट बी बैक्टीरियोलॉजिकली सेफ। और जो वाटर सप्लाई होती है यानी कि जिससे दूध का जिस पानी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी जीवाणु रहित होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। पानी का इस्तेमाल यानी कि दूध धो रहे हैं पानी के अंदर, या फिर जिस पानी से आपने साफ किया है, जिस पानी से आप बर्तन को धो रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजों का आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छे से संभल के इस्तेमाल करना है। और दूध के साथ साथ पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल स्टरलाइज और साफ सुथरा पानी होना चाहिए, और उसमें बैक्टीरियोलॉजिकली वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, किसी प्रकार का जीवाणु से संबंधित चीजें नहीं होनी चाहिए। मिल्क हैंडलर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीज एंड बिफोर मिल्क दे मस्ट वॉश देयर हैंड एंड आर्म्स। तो मिल्क हैंडलर इसमें किसने बताया गया है, मिल्क हैंडलर होता है जो कि दूध निकालता है, ठीक है। तो दूध को संभालने वाला या फिर दूध को निकालने वाला जो हमारा कोई भी इंसान जो दूध को निकालता है, चाहे घरेलू है चाहे वो प्रोफेशनल है, तो उसमें जितने भी इन्फेक्शन रोग से मुक्त वो होना चाहिए। और दूध निकालने से पहले उसको क्या करना है, अपने हाथ जो है पूरी बाजुओं तक अपने हाथों को धो लेना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिकेबल फ्री डिजीज यानी कि एक बीमारी दूसरी तक ना जाए, एक इन्फेक्शन दूसरे तक ना जाए, इस चीज से बचने के लिए उसे अपने हाथ जो है वो आर्म्स यानी कि बाजू तक धोने चाहिए। वेयर पॉसिबल ऑफ मिल्किंग मशीन मस्ट बी यूज्ड।
अगर पॉसिबल है तो आपने जो दूध निकालने की जो मशीन होती है उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो दूध आप हाथों से ना निकालें, जो दूध निकालने की जो मशीन होती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। मिल्क शुड बी कुक्ड इमीडिएटली टू बिलो 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर इट इज डाउन टू रिलेटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो भी जीवाणु होते हैं यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने से रोकने के लिए दूध निकालने के तुरंत बाद उसे 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपने दूध निकाला है तो उस दूध को 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे इमीडिएटली उसी टाइम ठंडा करना चाहिए। और आफ्टर डाउन ऑफ द रिलेटेड बैक्टीरियल ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी मिल्क, क्लीननेस ऑफ ऑल कंटेन एंड द इक्विपमेंट्स इन विच मिल्क हैंडलिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भी इन्होंने बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे आपको ठंडा कर लेना चाहिए। और अगर अच्छी क्वालिटी वाला जो दूध होता है, जो दूध होता है या दूध का जो उत्पादन होता है, तो दूध को संभालने के लिए सारे के सारे बर्तन, सारे के सारे हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनका स्वच्छ रखना और उनको साफ सुथरा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें इक्विपमेंट्स है, दूध को हैंडलर अच्छे से करना, उसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे क्लीननेस रखनी, और जो कंटेनर होता है उसको बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपने दूध को अच्छे टाइम तक संभाल के रखना है, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना है दूध की, तो उसे साफ सुथरे बर्तन में और अच्छे तरीके से संभाल कर रखना चाहिए। तो ये होता है दूध को क्लीन और सेफ रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग ऑफ मिल्क। तो अभी दूध के उबालने की बात करेंगे अब हम। बॉइलिंग इज एन इंसिडेंट मेथड ऑफ रेंडिंग द मिल्क सेफ फ्रॉम ह्यूमन और कंजप्शंस। ठीक है, तो इसमें बॉइलिंग मिल्क का मतलब हो जाता है भी दूध का उबालना। ये तो एक हमारी परंपरा है कि हम दूध को उबालते ही उबालते हैं। तो दूध का जो उबालना होता है वो जब इंसान जो उसको पीते हैं तो उसके लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक पुरानी विधि हमारी बताई जाती है। यानी कि दूध को उबालना क्या है, एक हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा बताई जाती है दूध को सेफ रखने के लिए, इंसानों के कंजप्शन के लिए, इंसानों को पीने के लिए और उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए। तो हमारा सबसे पहला जरूरी मेथड क्या होता है कि हम दूध को उबाल देते हैं। इनफैक्ट मच ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया ट्रीटेड बाय बॉइलिंग। तो वास्तव में भारत में जितने भी जो दूध जो उत्पादक हैं यानी कि जो दूध जिनके घर में होता है तो वो क्या करते हैं, दूध को उबाल कर ही तैयार करते हैं। यानी कि ऐसे ही कच्चा दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दूध को उबाल कर ही तैयार किए जाते हैं और उससे होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी सारे उबाल कर ही बनाए जाते हैं। तो इसमें हमारे जो डिसएडवांटेज ऑफ बॉइलिंग द मिल्क, तो ये हमारे जो नुकसान क्या क्या होते हैं दूध के उबालने की वजह से, उसके बारे में हम बताएंगे इसमें। तो इसमें हमारे बॉइलिंग kills all organism present in the milk include useful lactic acid bacteria। तो वही जब हम दूध को उबालते हैं तो दूध के अंदर मौजूद जो सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे मिल्क के अंदर, तो उनका क्या हो जाता है, वो किल हो जाते हैं, सारे के सारे वो मर जाते हैं। इंक्लूड द यूजफुल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें जो हमारे लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया भी शामिल हैं, तो वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। जब हम दूध को बॉईल करते हैं तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जिसमें हमारे लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया वो भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब वो भी हमारे डेड हो जाते हैं। इट डिस्ट्रॉय विटामिन सी एंड बी मोस्टली। और अगर हम दूध को अगर हम उबालते हैं तो उसमें विटामिन सी और विटामिन बी होता है, वो भी हमारा नष्ट हो जाता है। तो फिर बचता क्या है दूध में। बॉइलिंग गिव ए कुक्ड टेस्ट टू द मिल्क ड्यू टू द बर्निंग ऑफ लैक्टोज ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो भाई इन्होंने बताया कि विटामिन सी भी तो चला ही जाता है उबालने के बाद। तो जब हम दूध को उबालने से में मतलब कि पका हुआ स्वाद आ जाता है, क्योंकि उबालने के बाद जो लैक्टोज होता है ना वो जल जाता है। ठीक है, बॉइलिंग गिव द कुक टेस्ट। तो पका हुआ स्वाद क्यों आता है मिल्क के अंदर, ड्यू टू बर्निंग द लैक्टोज ड्यूरिंग बॉइलिंग, यानी कि दूध के उबलने के बाद लैक्टोज जो है वो जल जाता है, इसलिए दूध के अंदर पका हुआ स्वाद आता है, यानी कि लैक्टोज बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने बताया है प्रोटीन इन द मिल्क आर डार्क कॉम्बुलेटेड। और भाई दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका क्या हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, तो दूध के अंदर प्रोटीन जो है वो जम जाता है। द एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड, और वही एंजाइम भी नष्ट हो जाते हैं। तो वही इसमें जो दूध उबालने की जो परंपरा है उसके अंदर क्या होता है कि दूध बिल्कुल हमारा दूध के अंदर जो भी जरूरी और अच्छी चीजें होती है वो नष्ट हो जाती है दूध के उबालने से। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्चराइजेशन की। तो पास्चराइजेशन हमारा क्या होता है, पास्चराइजेशन होता है हमारा एक तरीके का प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है फूड को प्रिजर्व करके रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, स्पेशली इसमें मिल्क का हमारा रहता है। ठीक है, तो पास्चराइजेशन हैज बीन डिफाइंड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी ऑफ WHO 1970 एज द हीटिंग ऑफ मिल्क सो मच टेम्परेचर and for such periods of time as are required to destroy and the pathogenesis that may be present while causing minimal change in the compositions, flavor and the nutritive value। तो इसमें जो भी हमारा रहता है पास्चराइजेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है, तो इसमें जो पास्चराइजेशन है उसको डिफाइन किया गया था हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1970 में इसको डिफाइन किया गया था।
और इसके अंदर सबसे पहला जो पाश्चरीकरण जो हमारा किया गया था, इस नाम से इसको परिभाषित किया गया था। तो दूध को ऐसे मतलब तापमान पे गर्म करते हैं इसमें कि उसकी जो अवधि, जो उसकी मतलब जितने भी समय लगता है, तो उस टाइम के अनुसार, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड इसमें होता है, रिक्वायर्ड डिस्ट्रॉय एंड द पैथोजेनेसिस एंड मे बी प्रेजेंट। तो भी इन्होंने बताया कि दूध को इतने टेम्परेचर पे गर्म करना है, मतलब कितने अवधि तक गर्म करना है, जो कि उसमें जो भी मौजूद है किसी प्रकार की बीमारी से संबंधित जो चीजें हैं वो नष्ट करने के लिए जरूरी हो। जबकि हम क्या करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, मिनिमल चेंज ऑफ द कंपोजिशन, जबकि हम इसकी जो भी, जो हमारी संरचना होती है, जो भी हमारी बनावट जो इसकी होती है, दूध की जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, इनकी जो कंपोजिशन हमारी इसकी होती है, उसका जो टेस्ट होता है, उसकी जो भी हमारा यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ जो हमारे स्वाद होता है, तो उसमें सारा का सारा क्या हो जाता है, जो मिनिमल्स जो है वो परिवर्तन उसके अंदर आ ही जाता है जब हम दूध को उबालते हैं। लेकिन हमें दूध को सिर्फ इतने टेम्परेचर पे गर्म करना है कि उसमें जो नुकसान करने वाली चीजें हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जब हम दूध को उबालते हैं तो उसका जो स्वाद है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, या फिर उसका जो पोस्चर जो हम दिखाई देती है जो चीजें, वो हमारी इसके अंदर जो फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू, कंपोजिशन, उनमें थोड़ा बहुत चेंज आए बगैर नहीं रहता है। तो ये देखा हुआ, दूध जब उबालते हैं तो इस तरीके के चेंजेस में आते हैं। तो इसमें पास्चराइजेशन जो है डिफर फ्रॉम बॉइल्ड इन द फॉलोइंग ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसके अंदर जो पास्चरीकरण, जो उबालने की जो हमारा प्रोसेस होता है, तो इसमें सारे मामले जो है वो थोड़े से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसमें पास्चराइजेशन से ऑफ डिस्ट्रॉय ओनली ऑफ हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट नॉट इज यूज्ड फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो सबसे पहले मैंने दिया गया पास्चरीकरण जो केवल इस तरीके से किया जाता है कि जिसमें जो नुकसान देने वाले और जो बीमारी फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं ना, उनको तो नष्ट कर दिया जाता है। बट इसमें जो लैक्टिक एसिड और जो जीवाणु होते हैं उनको, वे नहीं होते हैं, यानी कि वो तुम्हारे काम आने वाले होंगे बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड, उनको तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन 2 में इन्होंने दिया है द विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द पास्चराइजेशन। तो भी जो विटामिन बी और सी जो हमारी उबालने से दिक्कत हो रही थी, तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं पास्चराइजेशन प्रोसेस के अंदर, तो विटामिन भी हमारे बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि पास्चराइजेशन कॉज any minimal change in protein and sugar pasteurization and the simplest, safe and the cheapest method of the rendering milk से। तो अभी हमारे थर्ड में इन्होंने बताया कि जो पाश्चरीकरण जो हम करते हैं, इसमें प्रोटीन और जो हमारा जो शुगर होता है, ठीक है, प्रोटीन और जो शुगर होता है उसमें बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन होते हैं। और पाश्चरीकृत दूध जो है बहुत ही उसको सुरक्षित बनाने के लिए, यानी कि पाश्चरीकरण को सिंपल और बिल्कुल जो है सेफ, यानी कि सुरक्षित बनाने के लिए सबसे सरल और सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती विधि है, यानी कि चीपेस्ट भी है, सस्ती भी है, सेफ भी है और सिंपल विधि भी है। सिंपल मेथड है ये हमारे दूध को सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें हो गई हैं कि भाई इसको उबाला है, डिस्ट्रॉय हुए हैं तो सिर्फ हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हुए हैं, और लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया तो डिस्ट्रॉय ही नहीं हुए हैं। और इसमें जो हमारे विटामिन है वो भी हमारे डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन और जो हमारा शुगर है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, और इसलिए सिंपल है, सेफ है और चीपेस्ट भी है और अच्छा तरीका भी है। तो उबालने से पाश्चराइजेशन जो हमारे मिल्क का किया जाता है वो ज्यादा यूजफुल रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो भाई इसमें बताया गया है मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। तो भाई हमारे जो पास्चराइजेशन जो हमारा होता है उसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं, तो वही इसमें बताया 3 मेथड आर वाइडली। तो वही 3 मेथड जो है उनका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा होल्डर, ठीक है। तो होल्डर वेट हमारा, ये हमारा कैसा मेथड है इसमें देखते हैं। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज केप्ट एट 63 से 66 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट एंड देन quickly cooled to the 5 degree Celsius. So wet method of the recommended for small and rural communities in large cities. इट इज गोइंग आउट ऑफ यूज। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो होल्डर वेट में जो दिया गया मेथड, उसके द्वारा बताया गया कि ये जो प्रोसेस होता है हमारा दूध का, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कम से कम 30 मिनट तक 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जो है दूध को रखा जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया गया है इसमें, तो 30 मिनट तक ये जो प्रोसेस होता है, दूध को कम से कम 30 मिनट तक 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और फिर उसे जल्दी से 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। मतलब जल्दी से किया जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या कर दिया जाएगा, दूध को ठंडा कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि वेट मेथड ऑफ रिकमेंडेड। तो ये जो हमारा ये जो हमारी जो ये इस तरीके का जो प्रोसेस है, ये छोटे गांव हैं, समुदाय हैं, उन सभी के लिए हमारा ये जो प्रोसेस है ये बताया गया है, ठीक है। कमेटीज है रिकमेंडेड स्मॉल रूरल कमेटीज, यानी कि छोटे जो हमारी जो समुदाय हैं उनमें ये चीजें बताई गई हैं, ग्रामीण एरिया में और समुदाय में, इन लार्ज सिटीज, ठीक है। और जो बड़े शहर में इसका उपयोग जो है वो कम किया जाता है, गोइंग आउट ऑफ यूज, तो उसमें उपयोग कम किया जाता है। तो भाई ये इसमें देखा जाए तो एक तरीके से भाई इसमें टेम्परेचर पे रख दिया गया है मिल्क को, 63 से 66 टेम्परेचर पे रख दिया गया एटलीस्ट 30 मिनट तक। लेकिन जो गाँव में जो सिस्टम है उसमें तो हीट पे पूरा दिन तक रखा रहता है। लेकिन
ये जो डिग्री सेल्सियस है इसके बाद अपने आप ही जो है दूध बिल्कुल ठंडा होता चला जाता है, लेकिन शाम तक वो गर्म भी रहता है। तो इस तरीके से ये जो किया जाता है कि पूरा दिन जो है दूध का टेस्ट ही इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसमें दूध में इतना कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है लार्ज सिटी के अंदर ये हमारी चीजें नहीं अपनाई जाती है। HTSC मेथड के अंदर अगर हम देखें तो इस विधि के अंदर क्या होता है, आल्सो नाउ इज हाई, तो इस विधि का जो नाम से भी जाना जाता है, उच्च विधि के नाम से इसको जाना जाता है HTSC में, तो हाई प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भाई जो हमारा HTSC जो हमारा पास्चराइजेशन का जो हमारा पैटर्न है उसके अंदर हमारा क्या रहता है, तो इन्होंने बताया टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड मिल्क द रिपीटली हीटेड एट टेम्परेचर ऑफ नियर 72 डिग्री Celsius inhaled at that temperature for not less than 50 seconds and then the repeatedly cooled to 4 डिग्री सेल्सियस। तो इनका कहना ये है कि ये जो टेम्परेचर है ये समय अवधि की तुलना में बहुत ही ज्यादा उन्नत यानी कि बहुत ही ज्यादा उच्च इसको इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है तेजी से गर्म किया जाएगा। ठीक है, तो 72 डिग्री सेल्सियस पर उसमें क्या था, 63 से 66 था, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा से ज्यादा जो है टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाएगा और 15 सेकंड तक रखा जाएगा। ठीक है, 15 सेकंड तक इसी टेम्परेचर पर जो है दूध को गर्म किया जाएगा, रिपीटली कूल्ड ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस पर फिर अचानक से एकदम से तेजी से इसको ठंडा भी किया जाएगा। दैट इज नो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। तो ये जो होता है ये सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रोसेस हमारा रहता है, तो सब जगह इसी तरीके से किया जाता है। तो इसमें वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर हावर कैन बी द पास्चराइज्ड बाय दिस मेथड। तो ये जो हमारा मेथड होता है, ये जो विधि होती है, इसमें प्रति घंटे मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में दूध का जो है पास्चरीकरण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपनाई जाने वाली विधि या मेथड इसको बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा UHT। तो भाई UHT जो मेथड होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बताया जाता है आल्सो नाउ एज द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। तो ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि होती है, ये नाम से भी जाना जाता है, ये इसका नाम रखा हुआ है कि भाई ये कैसी है हमारी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो वो हमारी क्या थी, वो हमारी हाई थी, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो देख सकते हैं अगर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है तो इसमें इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है इसका मतलब उससे भी ज्यादा इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये मिल्क इज रिपीटली हीटेड यूजुअली ऑफ 2 स्टेज द सेकंड स्टेज यूजुअली बीइंग अंडर प्रेशर ऑफ 125 डिग्री सेल्सियस फॉर ए फ्यू सेकंड ओनली इट इज देन द रिपीटली कूल्ड ऑफ बॉटल एज द क्विकली एज पॉसिबल। तो अभी इन्होंने बताया है ये जो विधि होती है जो कि हमारी क्या होती है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली जो होती है, इसमें दूध को आमतौर पर 2 स्टेज में इसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो दूसरी जो स्टेज हमारी होती है, दूसरे स्टेज में के आमतौर पर इस पर जो है इतना प्रेशर, ये इतना प्रेशर में होता है कि कुछ सेकंड के लिए 125 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से इसको गर्म करेंगे, यानी कि फुल आंच के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे और फिर उसको गर्म करने के बाद उसे तेजी से ठंडा करेंगे, यथाशीघ्र उसको जो है बोतलों में भर दिया जाता है और तभी क्या किया जाएगा, उसको बोतलों के अंदर फिट कर दिया जाता है। तो ये हमारा पास्चरीकरण जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर इसीलिए बोला जाता है कि एकदम से हाई टेम्परेचर पे 125 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से गर्म किया और एकदम से इसको कूल किया और फटाफट से बोतलों के अंदर इसको पैक कर दिया। तो जहाँ पर बोतल पैक दूध जो दिया जाता है वहां पर जो पास्चराइजेशन है वो इस तरीके से ही दूध का किया जाता है। तो पास्चराइजेशन है नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा मेथड है इसका। तो टेस्ट ऑफ पास्चराइज्ड जो मिल्क होता है, यानी कि जो हमारा टेस्ट किया जाता है इसके अंदर, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे सबसे पहले इसमें आ जाता है फास्फेट्स टेस्ट जो हमारा होता है, यानी कि फॉस्फेट्स जो हमारा सब्सटेंस होता है। इट इज टेस्ट ऑफ द वाइडली यूज्ड टू चेक एंड द एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन। The test the based on the fact of the raw milk contain of enzymes called phosphates which the destroyed on heating at a temperature which of the components closely with the standard time of temperature required of the pasteurization। तो इसमें वही जो पूरा का पूरा जो फोस्फेट के द्वारा जो हमारा टेस्ट किया जाता है, तो फोस्फेट जो परीक्षण हम करते हैं तो इसमें पास्चराइजेशन की जो हमारा पूरा की पूरी एफिशिएंसी चेक हम करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो दक्षता जो क्षमता होती है उसको जांच करने के लिए व्यापक मतलब कि संपूर्ण रूप से इसको उपयोग किया जाता है। तो जब हम पास्चराइजेशन के लिए इसका उपयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो इसमें कच्चे दूध में फास्फेट नामक जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है। ठीक है, तो जो हमारा रॉ मिल्क होता है इसके अंदर दिया गया रो मिल्क कंटेन ऑफ द एंजाइम्स कॉल्ड द फॉस्फेट। तो फॉस्फेट किसे बोलते हैं, जो कच्चा दूध होता है उसके अंदर पाए जाने वाला जो एंजाइम्स होता है उसमें फॉस्फेट जो है वो पाया जाता है, विच इज द डिस्ट्रॉय ऑन द हीटिंग एट द टेम्परेचर। तो वो क्या हो जाता है इसमें, जब हम उसको दूध को ज्यादा उबालते हैं या फिर दूध का पाश्चरीकरण जब हम करते हैं तो उसमें जो जरूरी होता है जितना भी समय और तापमान से लगभग समान जितना भी टेम्परेचर हम उसको देते हैं, तो गर्म जब हम उसको करते हैं ना दूध को, तो उसको जितना ज्यादा हम गर्म करेंगे उसी लेवल में वो जो हमारा फॉस्फेट जो हमारा होता है इसके अंदर दूध के अंदर वो नष्ट होता चला जाता है।
ठीक है। तो इसमें जो हमारे 60 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट जो हमारा फॉस्फेट एट द कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो भी 30 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो फॉस्फेट जो हमारा सब्सटेंस होता है दूध के अंदर वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ठीक है। इट इज टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑफ इंडिकेट पास्चुरेशंस टू द एडिशंस ऑफ रॉ मिल्क। तो ये हमारा पास्चुरेशन जो होता है इसके अंदर हमारा बताया जाता है कि भाई इसमें जो भी हम जिस तरीके का जो हम टेस्ट इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो पाश्चुरीकरण है ये हमारे कच्चे दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है कि कच्चे दूध में किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। तो इसलिए ये हमारी चीजें जो है इसमें की जाती हैं। ये जो पाश्चुरीकरण होता है ये इसीलिए उपयोग किया जाता है ये मेथड, ताकि हमें पता चले कि दूध के अंदर किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट अगर हम करते हैं इसके अंदर, यानी कि जो प्लेट होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड काउंट प्लेट होती है दूध के अंदर जो हमारी पाई जाती है, ये बैक्टीरियोलॉजिकल जो हमारी क्वालिटी होती है पाश्चराइज्ड मिल्क इज डिटरमाइंड बाय द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मोस्ट। तो भाई इसके अंदर जो हमारी पाई जाती है, यानी कि दूध के अंदर जो जितनी भी हमारे जो जीवाणुनाशक जो भी हमारी क्वालिटी पाई जाती है, तो उसकी जो हमारी मानक प्लेट गणना की जाती है, यानी कि उसमें जैसे कि प्लेट की गणना की जाती है, और वो भी हमारे किसके द्वारा की जाती है, हमारा जो पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चराइजेशन जो हमारा किया जाता है मिल्क का, तो उसके जो प्लेट काउंट करते हैं तो उसके लिए भी इसी मेथड को अपनाया जाता है। तो हमारा मोस्ट यानी कि जो अधिकांश जो होता है इसमें आगे देखेंगे हम। तो इसके अंदर जो हमारे मोस्ट जो हमारे जो कंट्री होते हैं यानी कि देश होते हैं इन द वेस्ट इन फॉरेस्ट इन ए लिमिट ऑफ 3000 बैक्टीरियल काउंट पर ml पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक है। और इसमें जैसे कि कॉलीफॉर्म काउंट हमारे किए जाते हैं, तो वे मोस्ट हमारे जितने भी हमारे इसके अंदर जो हमारे देश होते हैं तो उसमें हमारे 30,000 बैक्टीरियल काउंट जो है वो पर ml पास्चराइज किए जाते हैं, पर ml यानी कि हमारे मिलीलीटर के हिसाब से। ठीक है। तो पास्चराइज किए जाते हैं हमारे दूध के। और इसमें जो कोलीफॉर्म काउंट किए जाते हैं, कोलीफॉर्म के अंदर जैसे कोलीफॉर्म जो होता है वो हमारा एक अलग तरीके का मेथड आ जाता है, जबकि जो हमारे जो मोस्ट जो देश होते हैं यानी कि पश्चिम देश हो या फिर हमारे किसी भी तरीके कोई भी जो हमारे दूसरे देश है उनके अंदर वेस्ट में इसने स्पेशल पश्चिम का दे रखा है। ठीक है। तो इसके अंदर जब दूध को प्रति मिलीलीटर 30,000 जीवाणु की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है इसके अंदर। ठीक है। तो 30,000 बैक्टीरिया जो है वो काउंट किए गए पर ml दूध के अंदर। तो ये हमारा कैसे पता चला, पश्चिम देशों में जो पाश्चुरेशन जो हमारा प्रोसेस किया जाता है उसके द्वारा हमारा पता चला है। कोलीफॉर्म जो हमारी संख्या है, कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द पाश्चराइजेशंस एंड देयरफॉर that the presence of the pasteurized milk and of the indication either of the improved pasteurization and the pasteurizations contaminations, the standard of most country is that coliform be the absent of 1 ml of milk। तो उन्होंने बताया कि आमतौर पर, ठीक है, जो हमारे जो पास्चुरेशन जो हमारा प्रोसेस होता है तो उस पास्चुरेशन प्रोसेस के अनुसार हमारा आमतौर पर जो पूरी तरीके से जो हमारे जीव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा मिल्क जो होता है यानी कि दूध जो होता है उसकी उपस्थिति में जितना भी हमारा पास्चराइजेशन होता है उसके बाद किस चीज के संकेत देता है, कॉन्टामिनेशन के संकेत देता है, यानी कि दूध में अच्छी चीजें होती है वो हमारी नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसमें जो है इसकी जो उपस्थिति होती है वो अनुचित पास्चराइजेशन या फिर हमारा जो पास्चराइजेशन के बाद जो है वो संदूषण जो होता है उसका संकेत हमारा देता है। और ज्यादातर जो हमारे देश होते हैं स्टैंडर्ड मोस्ट कंट्री जो हमारे होते हैं उनमें कोलीफॉर्म बी एब्सेंट ऑफ 1 ml ऑफ मिल्क। और जितने भी हमारे जो देश होते हैं बाहर के उनमें ये माना जाता है कि 1 मिलीलीटर दूध में कोलीफॉर्म अनुपस्थित होना चाहिए। ठीक है। तो 1 मिलीलीटर जो हमारा दूध होता है उसके अंदर जो कोलीफॉर्म जो होता है वो अनुपस्थित होना चाहिए, उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है। एब्सेंट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसके अंदर दिया गया है। तो ये कोलीफॉर्म काउंट किया जाए, प्लेट काउंट किया जाए, पास्चराइजेशन के ये हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। और ये जो पास्चराइजेशन के मेथड होते हैं ये हमारे मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए दिए जाते हैं। मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है और फिर उसको जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग एरियो में, अलग अलग देशों में, अलग अलग टेम्परेचर में रहने वाले जो लोग होते हैं तो अलग अलग तरीके से पास्चराइजेशन करके उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है दूध को। ठीक है। और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी क्वालिटी को बरकरार रखा जाए मिल्क की। तो इस तरीके से पास्चराइजेशन जो सारे के सारे जो मेथड होते हैं वो हमारे फूड के जो होता है किसी प्रकार का फूड है, मिल्क है हमारा कुछ भी, उसको प्रिजर्व करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो भाई ये जो है हमारी वीडियो यहीं पर होती है कंप्लीट। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।